हेलो स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को डील कर रहे थे। उसी में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसकी खासियत ये है कि 12th क्लास का न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होता है इसी टॉपिक से। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से, सिर्फ हम लोग डेफिनेशन पे नहीं डिपेंड रहेंगे, ये कैसे आया, किस तरीके से आया, लॉजिक इसके पीछे क्या है, और फिर उसके बाद बहुत सारा ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका वर्ड का मतलब समझते हैं, क्योंकि वर्ड एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह पे डिफरेंट यूज़ होता है। आप एक वर्ड को जान रहे हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में पढ़ा। तो लास्ट वीडियो में जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है ये समझा। कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे है, तो हम लोग एक समझ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ, अगर हम लोग एनर्जी को लेते हैं तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इस तरीके का उसका हम लोग मतलब पार्ट बाय पार्ट में समझे। उसी तरीके से सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो हम लोग अब डील करेंगे मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है वो समझना है पहले, और इस मतलब को समझने के लिए दो डाटा को एनालिसिस करना पड़ेगा। कैसा? एक होता है क्वालिटेटिव डाटा और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डाटा। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, हम इसलिए यहाँ पर बैक जा रहे हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन जो है वो चार्ज के, क्वांटाइजेशन जो है वो चार्ज के क्वांटिटी को बताता है। ये दोनों टॉपिक को डील करने का ये मतलब है कि क्वांटिटेटिव जो है वो चार्ज जो है वो किस तरीके का शो करता है, क्वांटिटिव वैल्यूज़ को शो करता है। एक बॉडी को हम अगर रब कर रहे हैं, रब करने के बाद इस पर कितना चार्ज आया, इसकी क्वांटिटी क्या थी, 10 कूलम, 8 कूलम, 20 कूलम, कितना चार्ज आया, तो वो नेचर बताएगा किसको? क्वांटिटिव पार्ट को। ठीक है, तो चलो थोड़ा हल्का डिस्कस करते हैं, फिर इसके अंदर जाएंगे, डीप होंगे। ठीक, क्वालिटेटिव क्या होता है? ये ऑब्जर्वेशन से मिलता है। मतलब किसी चीज़ को अगर हम देख रहे हैं, इसको हम मेज़र तो नहीं, इसको हम मेज़र तो नहीं कर सकते। जैसे ऑब्जर्वेशन से मिला, और इसमें जो यूजेस होगा वो कैसा यूज़ होता है? 5 सेंसेस यूज़ करेंगे। जैसे टेस्ट करना, फील करना। अगर हम बोले कि अगर सी का कलर को मेज़र करो, तो वी कांट मेज़र द कलर ऑफ सी, तो वो क्या बता रहा है? बेसिकली क्वालिटी को बता रहा। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एडजेक्टिव, अच्छा होना, बुरा होना, ईमानदार होना, ठीक है, करप्ट होना, ये सारा चीज़ जो है वो किस चीज़ को बताता है? क्वालिटेटिव को। ठीक है, तो ये डाटा और इस डाटा को हम लोग समझ रहे हैं। तो क्वालिटेटिव का मतलब तो समझ में आ गया, सिंपल है। 5 सेंसेस का यूज़ किया जाएगा, और उसके अंदर जैसे हम देख सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वालिटेटिव डाटा। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि हम लोग को फोकस यहाँ करना है। तो अब चलो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वांटिटिव डाटा के बारे में। अब ये समझाते हैं क्वांटिटिव डाटा में कैसे, वर्ड का थोड़ा सा खेल है वो देखेंगे। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटिव जो डाटा है, ये जो डाटा बार बार बोल रहे हैं उसे टेंशन मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमको मिलता है वो दो तरीके से मिलता है। ठीक है, ये डाटा हो गया, या फिर कोई भी क्वांटिटिव डाटा जो है वो एक तरह का क्या है? वेरिएबल्स है। बहुत तरह नाम है इसका। ठीक है, वेरिएबल्स है, और ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक नंबर है। और ये नंबर जो क्वांटिटी के रूप में मिलता है वो दो तरीके से मिलता है। ठीक, एक हो गया आपका डिस्क्रीट, इसको एक वेरिएबल, नंबर, वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं, और इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। मतलब क्वांटिटिवली जो है डाटा को जो एनालिसिस किया जाता है, वो जो हमको मिलता है वो किस टर्म में मिलता है, तो ये क्वांटिटिव क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, वेरिएबल्स भी हो सकता है, उसका नाम नंबर भी हो सकता है, और वैल्यूज़ भी हो सकता है। तो दो तरीके का डाटा मिला, एक हुआ डिस्क्रीट वैल्यूज़ या डाटा जो भी बोलना है, और दूसरा हो गया कंटिन्यूअस।
ठीक है, एक हो गया कंटिन्यूअस वैल्यू। बात समझ में आया? क्वांटिटेटिव का दो पार्ट, एक कौन सा, डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। अब इसका मतलब बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यही पार्ट जो है हम लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक पहुंचाएगा। कैसे? डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। ये जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ है इसका क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये मतलब होता है कि ये अलग अलग है, सेपरेट है। एक यहाँ है जैसे मार्कर है तो ये एक अलग है पार्ट, डस्टर है ये अलग पार्ट है, बोर्ड है ये अलग है, मतलब फैला हुआ। सिंपल भाषा में बात करें तो ये कैसा है? फैला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेपरेट, इतना बात समझ में। इसका जो वैल्यूज़ होगा वो कैसा होगा? स्पेसिफिक होगा और फिक्स्ड होगा। एग्जाम्पल के साथ बताएंगे भी, स्पेसिफिक या फिक्स्ड वैल्यूज़ होगा, ये होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको क्या किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है। इसको हम लोग आराम से इसको गिन सकते हैं, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, ऐसे हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको काउंट जो किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा? होल नंबर में, ये अच्छे समझना है। इसको काउंट जो किया जा रहा है होल नंबर में किया जाएगा या फिर इंटीजर में, इंटीजर में, ठीक है। इतना बात समझ में आया? और इसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। देखो ये प्रॉपर्टीज इतना है, इतना को एक एग्जांपल से बताएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देते हैं वो समझ में आता। अब इसको हम लोग एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल में सपोज 20 स्टूडेंट्स है आपके क्लास में, अच्छा से देखोगे 20 स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास। ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले ये तो अलग अलग मान लो बेंच पे बैठे हुए, तुम्हारे क्लास में अलग अलग बेंच पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ये कैसा हुआ? फैला हुआ है, ठीक है, मतलब सेपरेट है एक दूसरे से, पहली क्वालिटी मिल गई। दूसरा, इसका वैल्यू स्पेसिफिक है, फिक्स्ड है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ है उसका स्पेसिफिक वैल्यूज वो कितना है? आपका 20 है, ये तो फिक्स्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला नेचर भी क्लियर हुआ। इसको काउंट भी किया जा सकता है। आप 20 काउंट कैसे किया? 1 2 3 ऐसे करके किए काउंट, तो काउंट भी किया जा रहा है। और इसको जो काउंट किया जा रहा है वो कैसा किया जा रहा है? होल में या फिर इंटीजर नंबर में, होल नंबर में या फिर इंटीजर नंबर में किया जा रहा, एक हाफ नहीं किया जा रहा। यही अगला वाला है कि सब डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम बोले कि सपोज एक स्टूडेंट एब्सेंट है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट एब्सेंट अगर है तो टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ होगा वो कितना हो जाएगा? 19 स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो ये जो 19 स्टूडेंट्स आया, ये जो अब हम लोग काउंट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहे हैं? होल नंबर में, क्लियर। और इसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब ऐसा नहीं बोला जाएगा कि हाफ स्टूडेंट्स एब्सेंट है, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि हाफ स्टूडेंट एब्सेंट है, ये कहना गलत है, क्लियर। तो इससे आपको आइडिया मिल रहा है कि कभी भी डिस्क्रीट वैल्यूज जो होंगे वो सब क्या होंगे? होल नंबर में, नॉट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। क्लियर हुआ बात? डिस्क्रीट वैल्यू एकदम आसान तरीके से, डिस्क्रीट का मतलब फैला हुआ। ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है वो दो चीज़ों के लिए बेहतर यूज़ किया जाता है, एक मास के लिए, एक चार्ज के लिए। अगर हम बोले कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, इसका मतलब मास क्या है? अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, इसके अंदर मास है, ये अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, ये डिस्क्रीट वैल्यू है। लेकिन अगर इसी के अंदर हम बोले कि ये देखो इसके अंदर भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये कैसा है? रेगुलर है, और ये अलग अलग क्वांटिटी को ले रहे हैं, तो देखो होल नंबर में अलग 1 2 3, तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट वैल्यू। काउंट भी कर सकते हैं, होल नंबर में भी है, उसको सब डिवाइड भी नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आप लाइक करते हो या सब्सक्राइब करते हो तो आधा सब्सक्राइब या आधा लाइक नहीं होता, फुल होता है, एक होल नंबर में होता है, ठीक है। हाँ, एक बात और है डिस्क्रीट वैल्यू के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये डिस्क्रीट वैल्यू फैला हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं बॉडी के अंदर से, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट हुआ तो हम लोग उस क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि अगर चार्ज जो है
चार्ज का चार्ज हैविंग डिस्क्रीट वैल्यू अगर होगा तो उसको चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग रब करते तो यही काम होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया बना के रखो, ये क्यों निकाला जाता है, या फिर कोई बॉडी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से होता है तो ऐसा क्यों हो जाता है, बस क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कंटिन्यूस वाले पार्ट में आता है। कंटिन्यूस वैल्यू क्या होगा, हमेशा रेगुलर होगा, उसमें एकदम बीच में एक पॉइंट होल नंबर के टर्म में नहीं निकाल सकते हैं हम लोग। ये कैसा होगा, एकदम रेगुलर होगा। जैसे सपोज पानी ले लिया एग्जांपल के लिए, जैसे लेंथ ऑफ अ फिल्म ले लिया, चलो एग्जांपल के लिए, तो ये 2 घंटे का जो रील होता है, फिल्म का जो रील है वो बीच बीच में ऐसे पार्ट बाय पार्ट नहीं करता, मतलब रेगुलर हम लोग उसको देखते हैं। तो लेंथ ऑफ अ फिल्म इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस वैल्यू। इसको काउंट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन मेज़र किया जा सकता है। जैसे 1 गिलास पानी है सपोज, तो 1 गिलास मान लो पानी है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं 0.5 लीटर पानी है, ठीक है। तो 0.5 लीटर बोलेगा पानी पियो, तो हम कितना पिएंगे, 1 मॉलिक्यूल्स तो नहीं पिएंगे, सिंगल, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है। जब भी आएगा पूरा 1 लीटर ही आएगा, हाफ लीटर आएगा, जो भी आएगा तो पूरा आएगा, क्लियर। तो उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, क्लियर हुआ। उसी तरीके से अगर वेट बोला जाए तो वेट का आधा आधा तक करके नहीं मेज़र करेंगे, पूरा मेज़रमेंट होगा। अगर वेट होगा तो मान लो कि 50 kg होगा या 40.5 kg होगा, ऐसे पूरा होल में मेज़रमेंट होगा, ठीक है। अब ये जैसे मार्कर, अब इसका बोले कि 1 टुकड़ा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो मार्कर है वो पूरा कंटिन्यूस वैल्यू है, देखो कंटिन्यूस है, लगातार है इसको, ठीक है ना। तो इस मार्कर के टुकड़े उसी तरीके से वेट वाला लेना। वेट अगर 50 kg तो 50 kg है, उसका हाफ ऑफ है, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। उसी तरीके से एज है, अगर किसी का 30 ईयर्स है तो फुल 30 ईयर्स है, या 30.5 ईयर्स है, या 29.5 ईयर्स है, तो ये पूरा आ रहा रेगुलर। ऐसा नहीं हो रहा कि 20 तक अलग लिया, फिर उसके बाद उसको हटा दिया, उसके बाद 9 अलग लिया, फिर 0.5 अलग लिया, ऐसा नहीं, वो पूरा रेगुलर है। अगर वैसा होता कि हाँ 20 तक, हाँ जैसे मान लो कि पूरी ज़िंदगी में मेरा जो लाइफ ऑफ स्पैम था वो किस तरीके से गुजरा, तो हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं तोड़ तोड़ के कि 10 साल मेरा इस तरीके से गुजरा, तो ये अब 10 साल, फिर अगला 10 साल, तो ये दोनों को हम अलग कर दे रहे हैं, तब हो गया डिस्क्रीट। फैला हुआ था इसीलिए अलग कर दे रहे हैं, लेकिन पूरा अगर लाइफ के बारे में बात किया जाएगा तो पूरा रेगुलर है, तो कंटिन्यूस है, क्लियर हुआ। ये इंक्रीज भी होगा, वो किस टर्म में होगा, फ्रैक्शन में। देखो फ्रैक्शन में दिख रहा, ये होल नंबर में भी है और किस में, फ्रैक्शन में भी। तो इंक्रीज जो हो रहा है वो फ्रैक्शन में होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कांट इजेक्ट, हम इसको बाहर नहीं कर सकते। अगर पूरी ज़िंदगी है तो उसमें से हम 1 साल निकाल के बाहर नहीं कर सकते। सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं 1 साल मेरा ऐसा गुजरा, लेकिन 1 साल को हम बाहर निकाल के नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है कि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। तो टाइम को जो है एक कंटिन्यूस वैल्यू है। अब होता कि ऐसा होता कि आधा घंटा पिछला वाला जो है वो निकल जाता और उसमें हम काम कर लेते हैं अपना, सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो कंटिन्यूस वैल्यू समझ में आ गया। तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट समझ में आ गया। अब इसको हम लोग एक तुमको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का नाश्ता कराते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक बॉल है जिसमें मिक्सचर है बहुत सारा, उस पर बादाम नज़र आ रहा है और पानी एक ग्लास में है, क्लियर। इसको एग्जाम्पल देने का क्या मतलब था, अब ये समझते हैं। ये पिक्चर हम लोग देख लिए। अब सपोज़ आपके घर में कोई मेहमान आया, ठीक है, और एक साथ पापा मम्मी और एक छोटा सा बच्चा भी आपके घर आया, ठीक है। घर आया और उसको ये मिला आपका नाश्ता, ठीक है। वो देख तो लिया, मान लो इस तरीके का ये मिक्सचर आपने दे दिया हल्दीराम वाला, और साथ में आपने पानी दे दिया। चलो अब क्या हुआ कि ये बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले एक नेचर होता है बच्चा का, जैसे ही मिक्सचर मिलेगा वो बादाम उठाकर खाना शुरू कर देगा। हो जाएगा ना, बादाम क्या हो जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बादाम है उसका किस तरीके का वैल्यू है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, फैला हुआ है। इसीलिए ये जो बच्चा है उसको निकाल के बाहर खा जा रहा, क्लियर। तो इससे ये पता चल रहा कि जिसका भी डिस्क्रीट वैल्यू होगा
इट कैन बी इजेक्टेड, उसको बाहर किया जा सकता है। पहली बार ठीक उठा के तो सब खा लिया, और ये खा भी रहा है तो कैसे, आधा नहीं उठा रहा, ये कैसे खा रहा, होल नंबर में, और होल नंबर में खा रहा और काउंट भी कर रहा, पापा 1 2 3 4 इस तरीके से खा, तो काउंटिंग भी हो रहा है इसका। ठीक है, तो इसका डिस्क्रीट वैल्यू है, मतलब ये फैला हुआ था पहले से, इसीलिए निकाला जा सका। ठीक है, उसका होल नंबर में वो निकाल रहा है और उसको काउंट भी करते जाए, बोला पापा हमने 10 खा लिया हमने। ठीक है, अब इसके पापा ने देखा कि 10 बादाम निकल कर खा लिया, अब बोलेंगे पापा इसको कि ठीक है बेटा पानी पियो। अच्छा, वो पानी पीने जाएगा तो अब उसके पापा बोलेंगे अच्छा पानी का एक मॉलिक्यूल्स पी जाओ। अब ये बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब पापा एक मॉलिक्यूल्स तो नहीं पी सकते हैं, लेकिन एक गिलास पानी ज़रूर पी सकते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि वाटर के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके मॉलिक्यूल्स को इजेक्ट तो नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा, नो इजेक्ट, बाहर नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा, कंटिन्यूअस। लेकिन वो बोल रहा है, मेज़र कर पा रहा है, मेज़र कर रहा है कि 1 ग्लास, हम 1 गिलास पानी पी सकते हैं पापा। लेकिन आप अगर बोल रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल पी जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज इट हैज़ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? नाश्ता पसंद आया? ये एकदम आसान से इसका बस ये एग्जांपल देने का, फील कराने का मतलब ये था कि ये फैला हुआ तो है, और साथ ही साथ जब फैला हुआ रहेगा तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। वो फील आना है कि चार्ज क्यों बाहर निकलता है। फ्रिक्शनल जब हम लोग रबिंग करते हैं या फिर कंडक्शन करते हैं, तो इसमें जो चार्ज जो है वो कैसे इजेक्ट होता है, कोई बॉडी किस तरीके से चार्ज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाता है तो निकलता फिर क्यों है, क्यों बाहर निकल जाता है? क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कैसा होता है, डिस्क्रीट वैल्यू होता है। क्लियर? हाँ, अब हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ ली। अब हम लोग मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा वो थोड़ा एक रिवाइज करा देता हूँ कि जैसे स्टार्ट हम लोगों ने किया कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसको देखना चाह रहे थे। तो मतलब मीनिंग्स ऑफ क्वांटाइजेशन को देखने के लिए 2 क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़े, 2 डाटा के बारे में, एक क्वालिटेटिव था, एक क्वांटिटेटिव था। तो बेसिकली क्वांटाइजेशन जो है वो किसको बताता है, क्वांटिटेटिव नेचर को बताता है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि क्वांटिटेटिव नेचर में क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव नेचर में 2 पार्ट्स है, वेरिएबल्स है, उसका 2 पार्ट्स है, या वैल्यूज़ बोल लो या डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, उसका 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट के बारे में समझ में आ गया कि डिस्क्रीट वैसा वैल्यूज़ होता है जो अलग अलग होता है, जिसको बाहर निकाला जा सकता है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होता है, उसका होल नंबर में रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है। कंटिन्यूअस दूसरे तरफ हम लोगों ने देखा कि कंटिन्यूअस जो रेगुलर होता है, लगातार होता है। एग्जाम्पल दिया फिल्म लेंथ का, अगर 2 घंटे की फिल्म है तो तोड़ तोड़ के वो वाला एग्जाम्पल दिया। फॉर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को समझाने के लिए वो बादाम वाला बच्चे वाला एग्जाम्पल मिला, जिसमें बादाम निकल जा रहा था। इसका ये मतलब है कि उसका बादाम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, डिस्क्रीट था। जबकि वाटर का मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल पा रहा था, इसका मतलब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में तो क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम लोग मतलब पे पहुंचते हैं, मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन पे। मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन में अब ये बात समझ में आया कि क्वांटाइजेशन हम उस पार्ट को बोलेंगे, क्वांटाइजेशन का मतलब, सिर्फ क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, दोज क्वांटिटीज are quantized having only, अब ध्यान देना है, only discrete value rather than continuous। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया अब? rather than continuous। क्लियर हुआ? मतलब वैसा क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड कहलाएगा जिसका सिर्फ कैसा वैल्यू होता है, डिस्क्रीट वैल्यू, ना कि कंटिन्यूअस वैल्यू। क्लियर हुआ? तो इसीलिए अब हम समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम इतना डिटेल में डिस्क्रीट को एक्सप्लेन किए।
क्योंकि डिस्क्रीट अगर मालूम रहेगा तो डिस्क्रीट से क्या बन जाएगा, क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी का भी डिस्क्रीट वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, क्वांटाइज्ड हो गया वो क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग, जैसे आपका एनर्जी का क्वांटाइजेशन होता है, ये आगे जाके पढ़ोगे, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच न्यू। ई इज द एनर्जी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ये एक फोटोन होता है जो पैकेट्स के फॉर्म में मिलता है। तो देखो ये पैकेट्स के फॉर्म में निकल गया, तो ये अलग अलग निकल सकता है, तो ये क्या होगा, इसका क्वांटाइजेशन होगा। इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको डिटेल में आगे जाके पढ़ना है, घबराना है। और ये हो गया एनर्जी। ठीक है, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम का भी होता है क्वांटाइजेशन, एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का कुछ इस तरीके से होता है, एन एच बाई कितना होता है, 2 पाई। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखो। और अभी अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में, वो देखते हैं किस तरीके। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये एक लाइन में क्या समझना है कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, जिसका डिस्क्रीट वैल्यू होगा वही क्या होगा, क्वांटिटी क्वांटाइज्ड हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग अपने जगह पर पहुँचे, क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जो ऑब्जर्व किया था, जिसने आइडिया दिया था, बताया था, सजेस्ट किया था, वो कौन थे, फैराडे। ये फैराडे ने सजेस्ट किया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। लेकिन इसके बाद एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें एक बड़ा नाम आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सपेरिमेंट करने में। उनका नाम था मिलिकन। ठीक है, तो मिलिकन ने क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया। क्लियर, एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलिकन, इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट है मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसको पूरा डीप में तो अभी नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ आइडिया बना लो। ये मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, इसका कंक्लूजन हम लोग समझते हैं। तो मिलिकन ने क्या बताया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव प्लेट्स को नीचे रखा, उसके बीच में एक होल था, उस होल के नीचे में ऑयल ड्रॉप्स को मूव कराया गया। तो देखा गया इस पर एक इलेक्ट्रॉन्स पे क्या पाया गया, चार्ज पाया गया। ये एक्सपेरिमेंट है, उसमें डिटेल में नहीं, इसका कंक्लूजन में समझते हैं कि मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट में यहाँ से कंक्लूड हुआ कि नेचर में जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट, ये पहले वाले वीडियोस में भी था, वो कौन सा है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। तो ये बहुत बड़ा काम आया। तो मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि नेचर में जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो किस पर होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और ये हम लोगों को मालूम है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर। चलो अब देखते हैं इसमें और। तो स्मॉलेस्ट चार्ज का तो पता चल गया, किस पर, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसी को अब ध्यान से देखोगे, ये जो स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इसी को मान लिया गया क्या, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छे से देखोगे, अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है उसको मान लिया गया एलिमेंट्री यूनिट। इसको बेसिक यूनिट भी बोला जाता है। देखो यूनिट मान लिया गया, ठीक है। और इसका नाम है क्वांटम ऑफ चार्ज। क्या, क्वांटम ऑफ चार्ज। ये जो क्वांटम ऑफ चार्ज लास्ट वाले वीडियोस में बताए थे, क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है कि वैसा पॉसिबल यूनिट, किसी भी चीज़ का छोटा से छोटा पॉसिबल यूनिट क्या कहलाता है, क्वांटम ऑफ चार्ज। तो ये भी एक तरह का यूनिट हुआ। क्लियर। तो स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या कहलाया, एलिमेंट्री यूनिट कहलाया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा फील आ जाएगा इसमें, कि जैसे मास के लिए बात करते हैं तो किसी मास का लिखते हैं 5 kg लिखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि kg क्या है, यूनिट है किसका, मास का। उसी तरीके से अभी क्वांटम ऑफ चार्ज, बेसिक, एलिमेंट्री, इसको डिनोट किससे करेंगे, ई से। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से
हम लोग अगर चार्ज के बारे में बात करें 5 ले, तो अब यूनिट के जगह पर क्या आएगा, ई। क्यों? क्योंकि ये जो ई है यही बेसिक यूनिट कहलाता है, एलिमेंट्री यूनिट या क्वांटम ऑफ चार्ज, और यही स्मॉलेस्ट चार्ज है। तो सब बात बराबर है। चार्ज का यूनिट होना चाहिए ना, जिस तरीके से मास का यूनिट केजी है उस तरीके से चार्ज का भी यूनिट होना चाहिए। तो इसी ई को बोल दिया गया बेसिक यूनिट, एलिमेंट्री यूनिट या क्वांटम ऑफ चार्ज। क्लियर? अब हम लोग एक लाइन में एक्सप्लेन इसको कर देते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होगा, या अब थोड़ा ध्यान से देखो, या और चार्ज ऑन प्रोटॉन होगा। ये तो मालूम है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे चार्ज सेम होता है। क्लियर? अब इसको देखो, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन अगर साइन के साथ लेंगे, अगर हम लिखते हैं माइनस ई, इसका मतलब आपको क्या समझना है, इलेक्ट्रॉन, और अगर हम प्लस ई लिखते हैं इसका मतलब है प्रोटॉन। मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई। ठीक है, प्लस माइनस। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्लियर हो गया। एलिमेंट मतलब अब एकदम क्लियर हो गया कि कभी भी चार्ज को लिखा जाएगा, जैसे हमने लिखा 5 kg लिखा तो kg यूनिट था मास का, उसी तरीके से kg के जगह पर अगर चार्ज की बात होगी तो kg के जगह पे e आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस ई भी आ सकता है और माइनस ई भी। चलो अब हम लोग डेफिनेशन पर पहुंचते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा। तो अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है इसका डेफिनेशन देखेंगे तो एक बार पूरा पढ़ने से ये पता चल गया कि क्वांटाइजेशन जो है वो ये बता रहा है कि हाउ चार्ज जो है एग्जिस्ट कैसे करता है ऑन बॉडी। किसी भी बॉडी पर चार्ज किस तरीके से बैठा हुआ है वो कौन बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कितना बैठा हुआ वो भी बताएगा, क्वांटिटिव पिक्चर देगा। तो क्वांटाइजेशन बेसिकली ये बताता है कि हाउ चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी। तो इसका जब हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन तो ऐसे लिखते हैं, देखो क्या लिखते हैं कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एग्जिस्ट। देखो किसी भी बॉडी पर चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है, इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देखोगे ध्यान से, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज लिख लो। अब देखो यहाँ सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज लिखो या एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज लिखो, ठीक है, या क्वांटा ऑफ चार्ज लिखो या क्वांटम ऑफ चार्ज लिखो, क्वांटा ऑफ चार्ज लिखो या क्या लिखो, ई लिखो, कोई दिक्कत, सारा मतलब एक है। इसी बेसिक यूनिट को, एलिमेंट्री यूनिट को चार्ज, ये क्वांटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। तो किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होगा किसका, बेसिक यूनिट ऑफ ई। क्लियर? अब इंटीग्रल मल्टीपल इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होगा इंटीजर। क्लियर है? और हम लोग को मालूम है 3 तरीके का इंटीजर होता है, एक ज़ीरो इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक निगेटिव इंटीजर होता है। क्लियर हुआ? ये आइडिया बन गया। तो इंटीजर का क्लैरिटी हो गया। तो अब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो किसी भी बॉडी पे लाई करता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है वो देखते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, Q बराबर NE, जैसे अभी 5 भी बता रहे थे ना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर समझना है ये क्या है, चार्ज ऑन एनी बॉडी। क्लियर? और ये आपको दिखा रहा है क्या, इंटीग्रल वाला, वही इंटीजर किसका मल्टीपल है। अब ये क्या है, ई, हम लोग अभी पढ़े बेसिक यूनिट ऑफ ई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आराम से देख सकते हैं, अगर फॉर्मूला भी याद है तो हम डायरेक्ट डेफिनेशन दे सकते हैं। चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ ई। ठीक है, अब कुछ बातें कर लेते हैं एन के बारे में।
इंटीजर जो है n, इस पर 3-4 पॉइंट है, उसको देखते ध्यान से। n जो है वो पहले क्या है, इंटीजर, तो 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ना 1, +-2 +-3, क्लियर, ठीक है। ये हमेशा जो एग्जिस्ट करेगा वो कैसे करेगा, होल नंबर में। देखो कभी भी ये हाफ या टुकड़ा नहीं हो सकता है, नॉट इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, क्लियर। चलो, और इनके बारे में क्या बताया जाता है, ये तो आपका हो गया इंटीजर वाला, ये क्लियर रखना, 0 भी होगा, ये होगा। n हो गया आपका होल नंबर, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। और ये बताता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना अटैच्ड है या डिटैच्ड है, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। किसी भी बॉडी में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, यहाँ से सपोज पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिवली चार्ज है कोई भी बॉडी, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा, तो कितना नंबर्स का निकला होगा, तो वो भी कौन डिसाइड करेगा, n। कोई एक बॉडी है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इस पर तो इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आया वो कितना नंबर्स लेकर आया, 1 आया, 2 आया, 4 आया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी डिसाइड कौन करता है, n। क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग थोड़ा छोटा बात को समझते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा Q = 2E लिखा हुआ है, तो ये बता रहा है कि चार्ज के इस मतलब जो चार्ज है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 है, ठीक है। एक बॉडी है जिस पर चार्ज का वैल्यू 2E लिखा हुआ है, तो 2 बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना है, 2 है। क्लियर हुआ, यहाँ तक बात समझ में आया। लेकिन अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस पर चार्ज का वैल्यू पूरा बताइए डिटेल वे में, कुलम वाले के साथ में, यूनिट जो है इसका कुलम उसके साथ में। तो Q बराबर कितना लिख सकते, 2 × 1.6 × 10⁻19 कुलम लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखता है। इसका मतलब 3.2 × 10⁻19 क्या हो गया, कुलम हो गया, ठीक है। चलो, हाँ, अब ये कहीं कहीं बहुत सारे बुक्स में ऐसे करके लिखा रहेगा Q = +-NE, ये लिखा रहता है। इससे आपको थोड़ा घबराना नहीं, एकदम आसानी तरीके से क्या है कि n का जो वैल्यू है वो 0 है, यहाँ +-1 ना लेकर 1 2 3, ठीक है, ये भी कंफ्यूजन होता है। Q बराबर +NE लिखने का मतलब होता है कि यहाँ कैसा, एक तो मतलब हुआ कि बॉडी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। और एक बताता है क्या, ये नंबर ऑफ किसको बता देगा, प्रोटॉन्स को, किसको बता देगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। अगर Q बराबर -NE लिखा हुआ है तो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, निगेटिवली चार्ज बॉडी को, और यहाँ पर जो n बता दे रहा है वो नंबर ऑफ किसको बता दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को। बहुत माइनर चीज़ है, ऐसे अगर हम लोग देख सकते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं, अच्छा ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है। अब इसको एकदम सिंपल तरीके से हम क्या बता रहे हैं, करना क्या है हम लोग को, जब न्यूमेरिकल्स रहेगा तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। हम लोग को जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने दिया जाएगा तो Q/E लिख देंगे, और यहाँ पर Q और E का साइन को नहीं लेंगे, ठीक है। हम तरीका बता रहे, ले सकते भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग दिमाग में रखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने बोल रहा, कोई साइन का चक्कर नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो कि अगर एक क्वेश्चन इस तरीके का दे दिया कि किसी भी बॉडी पे चार्ज है -3.2 है, × 10⁻19 कुलम दिया हुआ, किसी भी बॉडी पर चार्ज दिया हुआ। अब पूछ रहा है यहाँ से व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अब क्या करोगे, n बराबर Q/E जब लिखोगे तुम डायरेक्ट पुट कर दोगे, -3.2 × 10⁻19, और यहाँ लिख दोगे 1.6 × 10⁻19 लिख दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये माइनस है वो भी n है तो इंटीजर है, हो सकता है। तो इस झमेला से बचने के लिए यहाँ पर अगर इसका साइन पुट करना चाहिए था तो यहाँ भी पुट करना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन का भी, वो कैंसिल होके 2 आ जाता। तो इसीलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे साइन का चक्कर मत हटाओ। ये हो सकता है आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं,
क्योंकि एन क्या होता है, इंटीजर होता है, तो निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। हम आसान तरीके से समझा रहे इसलिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, सीधा सीधी क्यू बाई ई लेंगे, साइन पुट नहीं करेंगे, ठीक है, आराम से निकाल लेंगे, अब फिर देखेंगे बॉडी कैसा है। चलो ये तो न्यूमेरिकल्स की बात होगी, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और हो जाएगा काम, ये हल्का हिंट कर दिए, ठीक है। चलो एक और बहुत बड़ी बात है जिसका नाम है कहीं कहीं पर इग्नोर किया जाता है, ठीक ना, इग्नोरेंस ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं हम लोग। बहुत बड़ा सवाल है, इसका मतलब सर जो अभी पढ़ा रहे थे वो सारा इग्नोर हो गया, ऐसा नहीं है। इग्नोर करने के लिए दो तरीके का लेवल को डिस्कस करना पड़ता है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल और एक होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में बहुत ही माइन्यूट बात करते हैं, अंदर में जाकर पूरा छोटी छोटी बातों को देखते हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट को जाके डिस्कस किया जाता है। और मैक्रो मतलब ओवरऑल बात करते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे हम अगर दे सकते हैं कि सपोज अगर एक समंदर है, तो समंदर की जब बात कर रहे हैं तो समंदर जो है वो पूरा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात किया जा रहा है, लेकिन उसी समंदर का एक छोटा सा अगर पार्टिकल्स के बारे में, एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर उसका बात करें तो वही क्या कहलाएगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन तो होता है, नो डाउट, ये जो हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे क्वांटाइजेशन पॉसिबल है, और यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो डिस्क्रीट भी होता है, ठीक है। लेकिन वही मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होता है, ये इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी हम सारा चीज़ क्वांटाइजेशन पढ़ा रहे थे वो किस लेवल की बात कर रहे थे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। यहाँ तक समझ। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको इग्नोर कर दिया जाता है और इसका वैल्यू क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। देखो कंटिन्यूअस जैसे ही आ गया क्वांटाइजेशन का कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो एक तो समझ में आया कब, तो कोई पूछेगा व्हेन, तो मैं एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्यों ऐसा होता है वो देखते हैं अब हम लोग। एक्चुअली जो साइज ऑफ ई है छोटा सा 1.6 × -19 कूलम, देखो कितना छोटा, -19 कूलम है, बहुत ही छोटा है। तो जब हम लोग क्वांटाइजेशन लेते हैं तो Q बराबर NE लिखते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में N का वैल्यू बहुत ही बड़ा हो गया, बहुत ही लार्ज हो गया, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बहुत ही छोटे से, वेरी स्मॉल से। तो अब बताओ इफेक्ट कैसा होगा, लार्ज वाला दिखेगा ना, ये तो ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वैल्यू। बात समझ में आ रहा, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, बहुत ही छोटा है, इसलिए कौन सा दिखेगा, लार्ज। मतलब लार्ज स्केल पर जब हम लोग बात करते हैं तो वो वहाँ पर क्वांटाइजेशन खत्म हो, मतलब वेरी स्मॉल वाला ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए अब हम देखते हैं, इसको ऐसे समझो कि एक मान लो तराजू है, ठीक है, होता है तराजू इस टाइप का। अब तराजू के अंदर 100 टन को मापा जा रहा, मेज़र किया जा रहा, 100 टन मान लो कि चावल है, उसको मेज़र किया जा रहा। तो 100 टन को मेज़र किया जाए तो मैक्रोस्कोपिक टाइप से किया जा रहा। अब बोलेगा कि अच्छा एक टुकड़ा जो है उसको मेज़र किए, तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा ना। एक पार्टिकल्स ऑफ राइस को तो यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाएगा। तो वही बात है कि n का जब वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्वांटाइजेशन छोटा। एक समंदर है बहुत बड़ा, वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, अब उसमें से एक लोटा पानी ले लिया, एक ग्लास पानी ले लिया, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है समंदर को। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होता है, ये फिनिश्ड हो जाता है, मतलब क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर दिया जाता है, इतना माइन्यूटली नहीं देखा जाता है। लेकिन वही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जैसे 10⁻100 है, 10 है, तब तक तो ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात किया जाएगा। लेकिन 10⁻, मान लो 13 है, देखो इतना है, तब इस लेवल पर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो क्वांटाइजेशन का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे एक और बात बताते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है उसका, ये देखो। मतलब कोई पूछता है कि इग्नोरेंस ऑफ क्वांटाइजेशन कहाँ पर होगा, तो हम बात करेंगे कि इग्नोरेंस होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों हो जाता है। उसका हम आंसर बताएं, Q बराबर NE है। N क्या होता है, वेरी लार्ज हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है, और बहुत ही ये छोटा हो जाता है, बहुत वेरी स्मॉल हो जाता है।
तो उस केस में क्या होगा, क्वांटाइजेशन खत्म हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल देते कि हम एक लाइन खींच रहे सपोज, तो ये जो लाइन बना है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ये किससे मिलकर बना हुआ, पॉइंट से मिलकर बना हुआ। तो जब आप दूर से देख रहे होगे तो ये एक पूरा एक लाइन दिख रहा है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो दिखेगा क्या, छोटा छोटा पॉइंट दिखेगा ना, मतलब ये डिस्क्रीट वैल्यू देखेगा। लेकिन दूर से जब देख रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा। तो लार्ज स्केल पर ये कैसा दिखता है, कंटिन्यूअस, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो वो छोटा छोटा दिखता है। वहाँ पर क्वांटाइजेशन लिया जाएगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पे नहीं लिया जाएगा। ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन बार बार, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है कि कैन वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना हम लोग पढ़ लिए हैं, इफ़ यस अंडर व्हाट कंडीशन। अभी जितना भी हम आंसर दे रहे थे इसी का आंसर दे रहे थे। आगे प्रॉपर वे में देख लो कब किया जाएगा, तो अब ये मालूम हो गया एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। कोई पूछता है क्या होता है, सेम आंसर, बिकॉज बेसिक चार्ज जो है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, जबकि n का वैल्यू बहुत ही लार्ज हो जाएगा। उस टाइम पर q का वैल्यू क्या कैसा होगा, बिहेव्स एज अ कंटिन्यूअस। और जब कंटिन्यूअस हो जाता है तो क्वांटाइजेशन खत्म, क्योंकि क्वांटाइजेशन उसको बोलते हैं जिसका डिस्क्रीट वैल्यूज होता है, लेकिन ये कैसा है, कंटिन्यूअस। फिनिश्ड। एग्जाम्पल के लिए कि अगर एक बल्ब को अगर हम लोग ऑन करते हैं तो एक सेकेंड में, पर सेकेंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलता है, इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है एक सेकेंड में। तो उस टाइम पे बल्ब में ऐसा थोड़ी दिखेगा, वही फ्लिकर भग भुग थोड़ी करेगा, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन निकला तो दिखा फिर जल गया, ऐसा नहीं होगा। वो एक तरह का रोशनी देगा हम कॉन्स्टेंट वे में। लेकिन अगर वही माइक्रोस्कोपिक पे जाकर देखें कि एक इलेक्ट्रॉन जो निकला तो थोड़ा सा लाइट दिया, फिर दूसरा आया, फिर थोड़ा, तब वो अलग है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल। लेकिन ये पूरा कैसा है, मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात है। वही बोला, नॉट फ्लिकर एट इमिट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ गया बात। हाँ, टेंस का हो जाएगा या फिर हंड्रेड्स का रहेगा पावर, तब तक समझ में आता है। यहाँ तक तो बात क्लियर हुआ, क्वांटाइजेशन पूरा क्लियर हो गया, इसका थ्योरी का पूरा एक क्लास खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस जो आएगा वो इस पर न्यूमेरिकल्स का, और उसको अच्छे से डील करेंगे। बहुत डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल्स का भी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, बेसिक लेवल का भी देखेंगे। बेसिक से हमको कॉम्पिटिटिव तक जाना है, हर तरह का क्या बोलता है, किस तरीके का क्वेश्चन होता है, उसका टाइप्स बताएंगे। सबसे अच्छा रहेगा न्यूमेरिकल्स का कि या ये कंडीशन कि एकदम टाइप्स के हिसाब से बताएंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का, तीसरे टाइप का, और फिर इस पर होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है, तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।